स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हम लोग 6 बजे मिलते हैं, जहां हम लोग पीआईबी की हम बात करते हैं, पीआईबी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की हम बात करते हैं। आपके यूपीएससी प्री और मेंस की बात करें तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या सिलेबस में जो आपको टॉपिक गिवन है, इसके रिगार्डिंग हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सांसद टीवी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो डिबेट होता है, जो उसमें पर्सपेक्टिव एक नाम का एक डिबेट होता है, एक होता है आपका मुद्दा आपका। तो इसमें जो भी डिबेट हो रहे हैं या फिर जो भी डिस्कशन हो रहे हैं, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन एक मेरे पास कमेंट ये आया था कि कार्बन जो बॉर्डर टैक्स था, इसके रिगार्डिंग जो एक छोटा सा पार्ट वो छूटा हुआ था, और हमने भी कहा था कि इसको करवाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन किसी ने कमेंट किया कि सर इसको पहले करवाइएगा, तो इसको पहले हम करवाते हैं, ठीक है। कार्बन बॉर्डर टैक्स, ये मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले की बात है। कुछ टॉपिक छूट जाते हैं लास्ट के टाइम में, टाइम थोड़ा सा कंस्टेंट होता है इसके लिए। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। ये टॉपिक था हमारा, और हम लोग बात कर चुके थे इस स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड हम लोग बात नहीं किए थे, यानी कि ये वाली जो स्लाइड है इसमें हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। तो इसको हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग अगला जो न्यू टॉपिक उसको देखते हैं। देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर है, और पहला पॉइंट ये है कि इसमें यूरोपियन यूनियन जो है ना, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते, तो आप सोचेंगे कि क्या चल रहा है। देखिए कार्बन जो बॉर्डर टैक्स है ना, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो सीओपी की जो मीटिंग हुई, सीओपी 27, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, है ना, जो कि इजिप्ट में हुआ, मिशन में हुआ। क्या नाम है? शर्म अल शेख, इस जगह पे हुआ। इसके पहले क्या कहाँ हुआ था? तो COP 26, जो कि ग्लासगो यूके में हुआ था, ठीक है। एक आपके लिए COP 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक। लेकिन यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ देश मिलकर, इंक्लूडिंग इंडिया, ये लोग मिलकर और जो एक कंट्री बनाया, बेसिक ना बात करेंगे इसके बारे में। तो बेसिक ने, यानी उसमें इंडिया भी है, और उन्हें यूरोपियन यूनियन के एक प्रपोजल्स का, एक बोल सकते इनिशिएटिव का उन्होंने अपोज किया, विरोध किया, ये था। और कार्बन बॉर्डर टैक्स, या हम ये कह सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर जो टैक्स लगाया, इसके रिगार्डिंग इंडिया ने प्लस कुछ कंट्री ने मिलकर आवाज उठाई है। कॉन्टेक्स्ट ये था। हम लोग ये स्लाइड बात कर चुके थे कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक टारगेट ये है कि वो चाहता है कि 2050 तक में कार्बन न्यूट्रल कॉन्टिनेंट, कार्बन न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बनने का। तो इसके लिए उन्हें ये एक स्टेप माना जाता है। तो फिर भी कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है, बाकी जो डेवलपिंग कंट्री उनके जो इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। हम बात कर चुके थे, इसलिए हम ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तक कुछ पॉइंट हम बात किए थे। बेसिक के बारे में भी हम जस्ट डिस्कस किए, तो बेसिक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिक यानी कि जो ब्राजील हो गया, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। लेकिन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने ये बोला कि ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, क्या होता है, एक बार रिपीट कर दे रहा है क्योंकि हम इसके पहले हम बात की है। कार्बन बॉर्डर टैक्स का मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी सामान, जब आपसे, एक यूरोपियन यूनियन है, एक इंडिया, एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया कोई भी सामान अगर एक्सपोर्ट करता है, कहाँ पर? यूरोपियन यूनियन में। तो एक्सपोर्ट करने के टाइम में, क्योंकि हर जैसे कोई भी कंट्री, उसके लिए क्या होगा, वो इम्पोर्ट होगा, है ना, आयात होगा। तो उस गुड्स के लिए, उस सामान के लिए वहां पर टैक्स को या ड्यूटीज को बोल सकते हैं इम्पोज की जाती है। आप कोई भी सामान दूसरे कंट्री में कैसे वैसे भेज देंगे, लेकिन आप बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आप कुछ जो प्रॉफिट है, कुछ थोड़ी सी अमाउंट है जो आप सरकार को देंगे, है ना, एक तरीका ये होता है। तो उसी को बोलते हैं क्या? टैरिफ, ठीक है। बड़ा अच्छा नाम है टैरिफ। या फिर एक अच्छा और नाम और भी है, क्या? तो इम्पोर्ट ड्यूटी। ये वही चीज़ है। अगर आप यहाँ से एक बिस्किट का पैकेट अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाके बेचते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल उस बिस्किट के पैकेट का जो प्राइस है वो 10 रुपया है। तो आपको 10 रुपया प्लस प्लस आपको 2 रुपया 3 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा के जो टैक्स है, जो ड्यूटीज है, जो टैरिफ बोलते हैं, उसको आपको देना पड़ेगा। और यही चीज को हम बोलते हैं क्या? इसको हम लोग एक एक्स्ट्रा हम लोग नाम दे दिए, कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो ये किसके लिए स्पेशली होगा? तो ये स्पेशली होगा आपका, जैसे आयरन हो गया, जिस चीज को बनने के लिए ज्यादा पॉल्यूशन इमर्ज आप कर रहे हैं, है ना, या फिर ज्यादा आप उसके लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका आप यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि वो कंट्री आपके उस सामान के ऊपर, गुड्स के ऊपर टैक्स इम्पोज करता है, टैरिफ इम्पोज करता है। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को ये कहा, भैया आपके लिए नहीं है ये, जो है ना, ये टारगेट आपके लिए नहीं है, ये टारगेट है रूस के लिए। ये टारगेट जो है ना, ये रूस के लिए, हमने रूस के लिए किया है।
क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में, जो कि जर्मनी और रसिया के बीच में एक जो नेचुरल गैस इसके बीच का एक पाइपलाइन है, जो कि जर्मनी ने इसको अगस्त के टाइम में 100% कट ऑफ कर दिया था। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 भी है, जिसमें जर्मनी के इन्वेस्टर जो बिजनेसमैन है वो भी इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि भैया ये रूस के लिए, आप क्यों खामखा चढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा, कुछ पॉइंट हम और बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन का। यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे ऐसे जो कि आपके फैक्चुअल चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि भारत के बारे में ये जानते हैं कि भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा एक व्यापारिक या ट्रेड जो पार्टिसिपेशन जो बोल सकते हैं कि जो पार्टनर है वो यूरोपियन यूनियन का है। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है खासकर गर्मी के टाइम में, जो यहाँ से अल्फांजो एक आम होता है, मैंगो होता है, तो वो मैंगो हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। और उससे हमारा कह सकते हैं कि जो ट्रेड है, मतलब ट्रेड के मामले में सबसे ज्यादा हम लोग उस चीज को करते हैं खासकर उस सीजन में। तो उसको उसको लेकर भी यूरोपियन यूनियन वाले कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करते हैं कि इसमें सैनिटरी या फाइटो सैनिटरी का इशू इसमें आ जाता है। ये भी चीजें आपको ये हम बोल चुके हैं पहले भी। देखिए जो रियो डिक्लेरेशन था, रियो डिक्लेरेशन के आर्टिकल 12 में, यानी कि रियो डिक्लेरेशन आपको बेसिकली रियो आपका एक जगह है, ठीक है, और उसका एक आप बोल सकते हैं इस घोषणा में कुछ आर्टिकल्स थे, और उस आर्टिकल्स में ये बोला गया कि जो भी विकसित देश हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलपिंग कंट्री को या विकासशील देश को ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फंड देंगे या ये लोग क्लाइमेट चेंज की दिशा में काम करेंगे। तो डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने खुद से क्लाइमेट चेंज के इशू को टैकल कर सके। तो ये आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल आप मेंस में यूज कर सकते हैं। ऐसे प्रीलिम्स में इतने डीप में फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस के लिए आ सकता है। ठीक, अब यहाँ पर एक पॉइंट है संरक्षणवादी नीति। देखिए ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपने देखा हो कि जब ट्रम्प का एक शासनकाल था, तो उस टाइम में, अभी तो बाइडेन का है ना यूएसए में, तो उस टाइम में एक वर्ड बड़ा निकल के आ रहा था, क्या, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या होता है, या संरक्षणवादी जो नीति है। मतलब वो गवर्नमेंट जब अपनी डोमेस्टिक जो मार्केट है या डोमेस्टिक जो कंपनीज है, घरेलू जो कंपनी है, इनको बचाने के लिए, इनके इंटरेस्ट के लिए, इनके प्रॉफिट के लिए, इनके बेनिफिट के लिए जब कोई स्टेप्स ले, जब कोई कदम उठाए जो कि दूसरे कंट्रीज के जो आप बोल सकते हैं जो एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं उसके ऊपर, ये बोल सकते हैं एक बैरियर का काम करे, एक बाधा का काम करे, एक रुकावट का काम करे, और अपने घरेलू कंपनियों को एक संरक्षण प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। तो ऐसे जो पॉलिसी, ऐसे जो नीति होते हैं ना, उसके बोलते हैं संरक्षणवादी नीति। यानी कि इसमें आप अपने डोमेस्टिक कंपनीज को आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, क्या, कि देखिए आपने देखा हो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट लीजिए या क्योटो प्रोटोकॉल का भी एक इशू आया था, इसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है कल या परसों तक में, कल हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ग्लासगो का ये समिट हो गया, इवन कि अभी इस टाइम में COP27 हो गया है ना, क्लाइमेट चेंज का। अभी इतने सारे मीटिंग्स हुए हैं, तो उसमें आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि जो यूरोपियन कंट्री या डेवलप्ड कंट्री जो है, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर ये जो पूरी जो क्लाइमेट रेजिम है, क्लाइमेट चेंज का रेजिम है, तो ये जो उनके ऊपर जो एक जिम्मेवारी है कि आप अपने कंट्री में क्लाइमेट चेंज का इशू तो कम करेंगे, लेकिन जो दूसरी कंट्री है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, इवन कि एशिया के बहुत सारे देश हो गए, यहाँ के लिए भी आप स्टेप्स लेंगे, यहाँ के लिए भी आप कार्बन एक फंड होता है, एक कार्बन एक क्रेडिट होता है, कार्बन क्रेडिट, तो उसके लिए भी आप काम करेंगे। तो ये भी हम टॉपिक हम शायद किए हुए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसको यहाँ खींच नहीं देते, तो एक टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, फिर टॉपिक्स मल्टीपल टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ हाँ डाउट्स होगा, कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ कीवर्ड्स लेकर अपन डाउट्स पूछेंगे अगली वाली क्लास में। जैसे कि आपका इंटरेस्ट सबसे पहला हम होता है, तो दूसरी क्लास में उसको जरूर सॉल्व करेंगे, लेकिन डाउट्स पूछेंगे नहीं कि कहाँ पर आपको दिक्कत हुआ। एक चीज़ आपके लिए होता है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की सर ये आप लाइव ले लीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग अपने डाउट्स पूछ सकें। तो क्योंकि हमें पता नहीं चलता आप किस चीज़ के बारे में थोड़ा सा नहीं समझ रहे, या कोई चीज़ समझाए आप उसको नहीं समझे हैं, तो इसके रिगार्डिंग बिल्कुल हम लोग लाइव आएंगे। कुछ दिन की बात है ना, कुछ दिन की बात है, हम लोग लाइव आएंगे, और इसके लिए कोशिश की जा रही है। 6 बजे का टाइम होता है, तो 6 बजे इस ठंड में तो 7 बजे तक तो अंधेरा होता है, और जो हमारा ऑफिस है और मेरा जो घर है, इसके बीच में 30 मिनट्स का डिस्टेंस है, आधे घंटे की डिस्टेंस है। वो भी अगर खुद की बाइक हो तो, खुद के व्हीकल्स हो तो, नहीं तो वैसे 1 घंटे की डिस्टेंस है। तो उसके लिए हमें बहुत पहले निकलना पड़ेगा,
है ना, तैयार हो गए। 5:30 से पहले निकलना पड़ेगा क्योंकि क्लास में आना, सेटिंग सब कुछ सेटअप करना, ठीक है, पीपीटी लगाना। तो एक उपाय ये हो सकता है कि हम रात को ही रुक जाए, ये उपाय हो सकता है, लेकिन देखते हैं इसके बारे में क्या इसका रास्ता निकलेगा। फिलहाल तो अभी अपने डाउट्स को कमेंट में पूछिएगा, और बिल्कुल अपने अगली क्लास में अपने आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, ये पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमने बात की, लास्ट हम पॉइंट ये बात की है, लास्ट पॉइंट ये था कि इसके फायदे और नुकसान, ठीक है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की क्या इसके एडवांटेज, अब देखिए सॉरी, क्लाइमेट चेंज नहीं, कार्बन बॉर्डर टैक्स के, क्योंकि ये जब भी लगाया जाता है तो किसी की दूसरी कंट्री को देख के लगाया जाता है। अपनी कंट्री में होता है, लेकिन दूसरी कंट्री के ने जो यहाँ पर हमारे कंट्री में आयात जो वो कर रहे हैं, उस गुड्स पर, उस सामान पर ये इम्पोज की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये कहीं न कहीं हम क्लाइमेट चेंज की जो जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे हैं, इसको और कभी कम करने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट 2030 तक में ग्लोबल जो टेम्परेचर उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करना है ना। और इस शताब्दी तक 2300 तक में जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, यानी 2 तक हम लोग टारगेट लेके चले हैं। लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसको तो अभी टारगेट, ये तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट है हमारे लिए ना, इसको पहले कंप्लीट करेंगे। तो इसके फायदे और नुकसान, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हुए कि कार्बन बॉर्डर टैक्स सही है या नहीं है, क्या इस स्टेप से जो ट्रेड है, जो व्यापार है, क्या इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट होगा, क्या हमारा जो रिलेशन है यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो वो क्या इम्पैक्ट होगा, बाकी सारे फैक्टर्स को देखते हुए, क्योंकि हमारे इस टाइम में पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अभी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की हम जो बात करते हैं, हर एक कंट्री के साथ में हमारा एक बैलेंस रिलेशनशिप में है ना, यानी कि, और वैसे मैगजीन भी हम लोग कवर कर रहे हैं, इंडिया और आपके नेबर्स का रिलेशनशिप, लेकिन पूरे हम वर्ल्ड की भी हम बात करें, क्योंकि वर्ल्ड फोकस मैगजीन जो है ना, इसमें आपका सपोर्ट बहुत मिला है शाम वाली क्लास में, तो हम चाहते हैं और भी सपोर्ट उसमें दीजिए, और ये वाली क्लास में तो आप लोग कर ही रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा कुछ दिन में आप लोग का सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसके लिए, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से 500 व्यूज तक टच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टच करने हैं, हमें डेली टच करने हैं एटलीस्ट, और 500 से प्लस व्यूज भी जाने हैं, 1K एटलीस्ट हमें तो जाने ही जाने हैं, तो इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। चलिए, तो ये हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो आकलन है, जो एसेस बोल सकते हैं, एसेस है, उसे हमें करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए कि इसके क्या फायदे नुकसान है, किसके कार्बन बॉर्डर टैक्स के, तो ये हमने लास्ट क्लास में ये हम बात कर चुके थे, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे, कहाँ थे हम लोग, लास्ट क्लास में ये हम बात कर चुके थे ना, ये वाली थी, हाँ, ग्रेट निकोबार का विकास, ये लास्ट क्लास में लोग ये कर चुके थे, ये क्या था इसका, निकोबारी होदी क्राफ्ट, है ना, ये हम लोग कल के डेट में कर चुके थे। आज इसके आगे हम बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है ये आपका निकोबार आइलैंड से, निकोबार द्वीप से है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ के विकास के बारे में बात की जा रही है, ग्रेट निकोबार का विकास, जीएस पेपर 3 कहाँ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का ये पार्ट हो जाएगा, है ना। और अगर इसको हम कहीं किसी और पेपर से लिंक करते हैं तो क्या कुछ बुरा है, अगर हम बोलेंगे ये कि निकोबार का जिक्र आया है, तो जियोग्राफिकली, भौगोलिक क्षेत्र से हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका निकोबार है, ये ज्योग्राफी का पार्ट होगा, यानी पेपर 1 का पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये बोले कि पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटी के रेस्पेक्ट से हम ये बोले कि अंडमान निकोबार की हम यहाँ बात हो रही है, निकोबार, तो ये आपका यूटी पार्ट हो गया, तो पॉलिटिक पार्ट हो गया, पेपर 2 का पार्ट हो गया। यहाँ की गवर्नेंस, सुशासन जो बोलते हैं, इसकी बात यहाँ पर कुछ हम करेंगे थोड़ी बहुत, है ना, तो ये आपका पेपर 2 ऐसे भी हो जाएगा। और सब कुछ मिला के जब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जब करते हैं, तो कहीं ना कहीं सारे, क्योंकि इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगर जिन लोगों ने एथिक्स के जो केस स्टडी है हमारे क्वेश्चन को लिखते हुए करवाया है, लेकिन बस इतना है कि हम हिंदी जिस तरह बोलते हैं उस तरह बोले हैं, इंग्लिश मीडियम जो कि बंद हो चुका है, उसमें हम लोग मेरी क्लास है, ठीक है, आप सर्च करना संजीव नायक सर या संजीव सर केस स्टडीज, उसमें जो, या चैनल जाइएगा, उसमें लेटेस्ट जो मिलेगा आप समझना है वही केस स्टडी हम करवाए, और इस साल पूछे क्वेश्चन को लिखते करवाए, ठीक है। और लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको मालूम है कितना लेंदी क्वेश्चन था, आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, है ना, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, तो ग्रेट निकोबार का विकास, इसका डेवलपमेंट, ये आपका टॉपिक है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों खबरों में, इसको पहले देखते हैं। खबर में इसलिए क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है कि पर्यावरण, वन
और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। यानी कि ये जो आपका मिनिस्ट्री है, मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप पर महत्वाकांक्षी 72,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दी है। जो मिनिस्ट्री है यानी कि पर्यावरण हो गया, वन हो गया, जलवायु परिवर्तन की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। ये जो मिनिस्ट्री शॉर्ट में इसको आप पता कैसे याद करेंगे, MO इन्वायरमेंट फॉरेस्ट CC, MOEFCC, ऐसे आप याद कर सकते हैं मिनिस्ट्री, क्योंकि बहुत लंबा सा नाम है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खासकर निकोबार आइलैंड के लिए, निकोबार द्वीप के लिए 72,000 जो प्राइज मनी है, जो पैसे हैं, करोड़ करोड़ की बात करें, ये अलोकेट किया है किसके लिए, तो विकास के लिए। निकोबार आइलैंड, और निकोबार यहाँ पर है, निकोबार ओनली है, तो निकोबार जो आइलैंड है या द्वीप है, इसके विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब एक सवाल निकल ये आ रहा है कि ठीक है, यहाँ तो हम देख चुके हैं, थोड़ा कुछ एक फ्रेमवर्क देख लेते हैं किस तरीके से ये पूरा जो एक फ्रेम बनाया गया डेवलपमेंट का, एक बोल सकते हैं कि माइंड मैप की तरह। तो कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, खासकर ये आपके कोस्टल रीजन के आसपास में जो विकास है या डेवलपमेंट वो की जाएगी। तो ये बस एक इमेज के लिए आपको हम दिखाना चाहें, लेकिन आपके लिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या क्या इस 72,000 करोड़ में होने वाले, 72,000 करोड़ में क्या क्या होने वाला है। एक छोटी सी द्वीप, छोटी ही बोलेंगे, उसके लिए 72,000 करोड़ मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन वन टाइम ये खर्च नहीं होने वाला, ये पूरा जो 30 तक है ना, 30 सालों तक, ठीक है, इसका खर्च चलेगा। हमने 30 सालों तक, तो बड़ा लंबा टाइम है, मेरे ख्याल 3 साल तक चलेगा, कोई बात नहीं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो पहली बात यहाँ पर ये है कि अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ये ओपन किए जाएंगे। क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान के चलिए कि कोई दूसरा कंट्री USA है ना, तो USA की डिमांड ये है कि उसका कोई शिप है, उसकी कोई जहाज है जो चाहता है कि वो इंडिया में आए, और कुछ उसके जो पुर्जे हैं वो खराब हो चुके हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब इस तरीके से अब उसे इंडिया में आना पड़ेगा, इंडिया का जो मेन लैंड है। अब यहाँ पर आना, उससे अच्छा ये कि कहीं और आइलैंड में आना, तो उससे अच्छा क्या होता है कि आप छोटे मोटे आइलैंड में आए, कोई दिक्कत नहीं, आप जो छोटे मोटे आइलैंड में अपना जो परेशानी है उसको आप देख के चले जाइए। यहाँ पर आने से हो सकता है कि उस जहाज में कुछ सैटेलाइट लगे होंगे जो हमारी सुरक्षा के लिए, जो सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी उस सैटेलाइट से जो भी 24 घंटे यहाँ पर रहेगा वो जहाज, किसी दूसरे कंट्री, जहाँ मान चलिए कि हमारा फ्रेंडली एक रिलेशनशिप है यूएस के साथ में, फिर भी उसकी जो शिप है, उसकी जो जहाज है, कहीं की सर्विलेंस कुछ कर सकता है। तो ये भी एक दिमाग में रखते हुए हमने यहाँ पर इसे टर्मिनल यहाँ बनाए, जहाँ पर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर, कंटेनर जो होता है एक बड़ा साइज का होता है, ठीक है, उसको आप यहाँ से अपलोडिंग डाउनलोडिंग ये सब, जो डाउनलोडिंग नहीं बोल रहे, अपलोडिंग, ठीक है, अब इसको मतलब अप और कैरी वाला चीज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पर निकोबार आइलैंड यहाँ पर है, तो यूएसए का जो शिप है वो यहाँ पर आकर इसको स्टे कर सकता है, कुछ पुर्जे खराब हो गया वो बना सकता है। व्यापार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्यापार के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपका कंटेनर बनाया जा रहा है टर्मिनल। टर्मिनल का वर्ड सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है कि टर्मिनल मतलब जैसे आप रेलवे के लिए सुनते हैं टर्मिनल, है ना, जंक्शन टर्मिनल, यानी कि वहां से चीजें एक गंतव्य भी बोल सकते हैं, वहां चीजें रिलीज भी हो रही है, आ भी रही है, जा भी रही है, इस चीज के रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं। दूसरे में यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो पोर्ट होगा निकोबार में, पोर्ट बंदरगाह भी का भी एक डेवलपमेंट की जाएगी। तो बंदरगाह का जो विकास होगा यहाँ पर, उसमें जो भारतीय नौसेना है इसका नियंत्रण इसमें होने वाला है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा जो कोस्टल रीजन है, जो हमारा ओशियन है, समुद्र है, उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि चाइना का भी अग्रेशन देखने को मिलता है, तो इसके लिए जो भारतीय नौसेना है उनके अगर कंट्रोल में सब कुछ जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो रहेगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। हमारे जो बे ऑफ बंगाल या बंगाली खाड़ी है, इवन की पैसिफिक ओशन के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट में है कि इस जो अभी स्टार्ट किया गया, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, यानी कि इस कहाँ गया ये, यानी कि ये जो आपका स्टेप लिया गया, ये जो आपका एक रणनीति बनाई गई है इन्वेस्टमेंट का, निवेश का, इस निवेश का मेन जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, वो क्या होगा, आर्थिक। यानी कि निकोबार आइलैंड को, निकोबार द्वीप को हम लोग आर्थिक रूप से हम लोग इतना विकास करें कि वहां पर एक, देखिए वो उनकी इंपॉर्टेंस इतना ही है कि वो इंडिया का पार्ट है,
बस। लेकिन एक मायने पे ये भी देखते हैं कि एक सेकंड मायने पर कि आपको हम पढ़ाई भी है बहुत सारा क्लास के अकॉर्डिंग। योजना मैगजीन में एक बार ये टॉपिक था, निकोबार आइलैंड ऐसे कुछ था, या प्रजाति को लेकर कुछ, ऐसे हम स्पीसीज को लेकर हम कुछ पढ़ा रहे थे, परिस्थिति की तंत्र याद आ गया। तो उस समय हम लोग बात किए थे कि जो ये आपका निकोबार आइलैंड है, वहां पर इंडिया में जितने भी मरीन समुद्री जो प्रजाति पाई जाती है, उसमें से 80%, 70 to 80% बोले थे, ये वेरी हो सकता है, ऐसा नहीं एग्जैक्ट 80%, ये आपके निकोबार, अंडमान निकोबार निकोबार आइलैंड में ही मिलते हैं। ये हमने आपको कहा था। आई होप कि आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको याद होगा। मेरे दिमाग में अचानक से याद आ गया, ठीक है, तो इसको हमें लगा लिंक कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आर्थिक विकास के लिए, अब हम लोग जानते हैं कि वहाँ प्रजाति, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रजाति वहां पर रहते हैं मरीन, ठीक है, समुद्री। इसके अलावा अगर हम देखा जाए, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, जो अवसंरचना जो बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर बाकी पोर्ट की हम बात करें, बंदरगाह की बात करें, इसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट जो होना चाहिए था, जिस तरीके से हमारा मेन लैंड में जो हुआ है, जितने भी हमारे मेन लैंड जो पोर्ट है, कोची पोर्ट जितने भी है, तो उसके कंपेयर में कम हुआ है। तो सरकार ने थोड़ा सा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि अगर हमें और ये पहले भी, बहुत पहले 2-3 साल पहले की भी, हम तो क्लास आपका नहीं लिए, लेकिन क्लास में जब हम उस समय भी जब क्लास लेते थे, तो हमने डिस्कस किया था कि चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, हमें अंडमान जो निकोबार आइलैंड है, इसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इसका विकास करना पड़ेगा। क्योंकि बिना इसका विकास किए, क्योंकि हम लोग ये आइलैंड ऐसा, मतलब एक तो देखिए, चाइना तो आर्टिफिशियल एक द्वीप बना रहा है, आइलैंड बना रहा है, लेकिन हमारे पास एक तो नेचुरल आइलैंड है, नेचुरल एक द्वीप है। और वो नेचुरल जो द्वीप है, ये जो आइलैंड है, ऑटोमेट मतलब ये ऐसा नहीं कि हमने बनाया है, चाइना तो बनाना पड़ा उससे, ठीक है। और इस आइलैंड की जो एक खासियत ये है कि हम लोग इस आइलैंड से, हम लोग बंगाली खाड़ी का रीजन, इवन के साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट जो है ना, हम लोग इजिली इस चीज से टैकल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से एक सिक्योरिटी, सुरक्षा का बोल सकते हैं, एक पिलर इसमें खड़ा कर सकते हैं। तो ये इसकी रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक तो यहाँ तो कर ही रहा है, ठीक है, यानी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट तो यहाँ कर रहा है। सामरिक रूप से यानी क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक, स्टडी मतलब क्या होता है कि दूसरे कंट्री से क्या आपको नुकसान है, दूसरे कंट्री से क्या आपका फायदा है, नुकसान, इसको देखते हुए हम लोग उस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं। और कहीं ना कहीं चाइना को लेकर, चाइना को टैकल करने की रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। इवन की साउथ ईस्ट एशिया भी जो हम बात कर चुके हैं, इससे भी जो संबंध हमारा है, सही करने के लिए और भी बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया इसका पॉइंट। लेकिन कुछ इसमें समस्या भी है, कुछ इसमें, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 72,000 करोड़ रुपया ये इन्वेस्ट करेंगे या निवेश करेंगे यहाँ पर। तो इसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी है, इसमें कुछ ना कुछ समस्या भी है। कौन कौन समस्या है इसको देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पर यह पारिस्थितिकी रूप से यहाँ पर कुछ समस्या क्रिएट हो सकती है। क्या मतलब, इकोलॉजिकल, यानी इकोलॉजिकली यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हो सकते हैं। जब भी कहीं विकास होता है, जब भी कहीं डेवलपमेंट होता है, जब भी कहीं कंस्ट्रक्शन होता है, रोड हो, रेलवे हो, हाईवेज हो, या फिर बिल्डिंग्स हो, ये तो मान के चलिए कि वहां पर जो फाना होता है, यानी कि वनस्पति होते हैं, है ना, या फिर जो प्लांट्स होते हैं, इसको नुकसान पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जब भी डेवलपमेंट होगा तो होता है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ जो भी कुछ नेचुरल जो हमारे पास में फ्लोरा है, उसको नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचता ही है। तो पारिस्थितिक रूप से एक चिंता का विषय है। वनस्पति और जीव दोनों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। मैंग्रोव को नुकसान, अब मैंग्रोव, आपको मालूम है कि मैंग्रोव के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और मैंग्रोव के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे भी गए प्रीलिम्स में, मेंस में भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे नहीं गए, लेकिन मे बी आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इवन आई थिंक अक्टूबर मंथ का जो योजना का जो थीम था, वो आपका परिस्थिति के तंत्र से ही था, है ना। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कह सकते हैं कि इस 3 फैक्टर के लिए चिंता का विषय बन सकता है, ठीक है। चलते आगे, आगे देखते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए, खासकर अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए, या ऐसे कुछ वहां के जो इकोलॉजिकल जो परिस्थिति जो तंत्र है, इसको सही करने के लिए। सरकार के कदम जो है ग्रीन से ही कर दिए, ताकि लगे कि हाँ, सरकार के कदम पॉजिटिव ही है। यहाँ पर जो है ना, जो प्रवाल भीति है, जो बोलते हैं कोरल रीफ की जो बात करते हैं, कोरल रीफ को ट्रांसलोकेट किया गया है। क्या ट्रांसलोकेट, कोरल रीफ की, देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड में कोरल रीफ होते हैं। कोरल रीफ क्या होता है, ये समुद्री एक प्रजाति है ना।
जो कलरफुल होती है, रंगीन होती है। लेकिन एक टर्म, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोरल ब्लीचिंग। अभी ये क्या है, परवाल भित्ति है ना, यानी कोरल रीफ हो गया। एक होता है कोरल ब्लीचिंग, यानी कि जब कोरल जो है, रीफ जो है, कोरल जो है, ये आपका डेथ, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ पॉइंट। और इसमें हम चाहते हैं कुछ इमेज आपके साथ हम शेयर करने के लिए। ये रहा, देखिए, रुकिए, यहाँ पर नहीं है, इसको क्वेश्चन में दिखाएंगे, हमें लगा कोई इसके रिगार्डिंग मैप में यूज किया। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक ये है कि हम लोग, गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी यहाँ पर ओपन कर रखे हुए। नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, कौन सा, एक तो हो गया गिलाथिया, और एक आपका कैंप बेल खाड़ी, यानी बे मतलब खाड़ी होता है, ठीक है, यानी खाड़ी हो गया। कैंपबेल खाड़ी और गिलाथिया नेशनल पार्क, ये भी वहां पर ओपन किया गया। बस ये नाम जो ना दिमाग में रखना, क्योंकि अभी जो निकोबार आइलैंड है, अभी सरकार इसके ऊपर टेंशन दी है, तो सरकार के यहाँ पर एक नजर है, फोकस है। तो यूपीएससी भी देखेगी ना, भाई सरकार अभी यहाँ पर उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, और यूपीएससी भी बोलते हैं सरकार का ही पार्ट है। तो सरकार को नहीं बोले, बोल सकते हिस्सा है ना, हिस्सा है, संवैधानिक बॉडी है। तो ये जो आपका गेलाथिया पार्क है, ये लोकेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, निकोबार में है, एक राष्ट्रीय उद्यान ये है, नेशनल ये पार्क है, ठीक है, ताकि वहाँ की जो फ्लोरा, जो प्रजाति है, डिफरेंट प्रजाति, जो टेरेस्ट्रियल है, या फिर जो समुद्री प्रजाति है, या समुद्री, या फिर आपके कोस्टल रीजन के, इसकी एक संरक्षण हो सके, ठीक है। तो इको सेंसिटिव जोन भी है, संरक्षण योजना, इसके अलावा बहुत सारी योजना बनाई जा चुकी है, जो कि अंडमान निकोबार के लिए। कुछ पॉइंट यहाँ पर ये है कि निकोबार जो आइलैंड है, ये निकोबार जो है, निकोबार आइलैंड की जो क्षेत्र है ना, 910 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन पूरी हम बात करें अंडमान निकोबार में, टोटल जो द्वीप कितने हैं, छोटे 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 बड़े से मिला के, वैसे हम जानते हैं 2 द्वीप हम जानते हैं, अंडमान और निकोबार, 10 डिग्री चैनल जो उसको डिवाइड करती है, ये आम तो जानते हैं, बस इतना आपको जानना भी है। 836 द्वीप के बारे में आपको जानकारी पूरा रखना, ये तो बिल्कुल ये एक स्मार्ट वे नहीं होगा आपके स्टडी के लिए। आपको बस नंबर थोड़ा याद होना चाहिए कि 800 के आसपास में, एग्जैक्ट ना कोई दिक्कत नहीं। 836 टोटल आपका आइलैंड है अंडमान निकोबार मिला के, ठीक है। यहाँ पर एक फेमस, एक बोल सकते हैं पॉपुलर एक ट्राइब रहती है, और ये ट्राइब्स का नाम यूपीएससी आपसे इस तरीके से पूछ लेती है, मतलब ट्राइब्स लिखा होगा और उसके सामने एक टेबल के फॉर्म में एक होगा कि ये किस स्टेट या किस यूटी से बिलोंग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पहले ही पूछे गए, मे भी क्वेश्चन इस बार आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे इस चीज के बारे में। तो क्या नाम है, मंगोलॉयड, मंगोलॉयड शैम्पेन जनजाति या ट्राइब्स कह सकते हैं। ये आपके निकोबार आइलैंड में पॉपुलर है, फेमस है। कहते ये कि ये लोग 200 के आसपास में इसकी जनसंख्या है, इस तरीके से, सॉरी 2 लाख, 2 लाख। तो ये हो गया एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आप लिंक कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने अभी जहां तक अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ तक आप एक लिमिटेड एक नॉलेज आपके पास होगा, और उस लिमिटेड नॉलेज के साथ में कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, हिंदी से देखते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन पे नजर लगाएंगे, और आप एक बार इसका आंसर क्या होगा वो बताएंगे। कि इसमें क्वेश्चन आपका है, जो प्रवाल भेदिया होती है ना, इसके रिगार्डिंग कुछ पूछा गया है ना। तो ये किसके पास में से किसके पास प्रवाल भेदिया है, यानी कि कहाँ कहाँ पर प्रवाल जो कोरल रीफ है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि अंडमान निकोबार, अभी हम जस्ट बात किए, ये तो है, ठीक है। अब अगर आपको एक में कंफर्म हो गया, आपसे हम पहले ही बोले थे कि एमसीक्यू प्रीलिम्स का सारा खेल जो था ना, आपको एक टिप्स भी दिए थे, आप भूल गए हो, कोई बात नहीं, भूल जाते, लेकिन फिर से हम बोलने वाले नहीं है, ठीक है। एक में आप कंफर्म हो गए, 1 में कंफर्म है, तो 1 तो यहाँ पर इसमें नहीं है, तो हम एक काट दें, कम से कम कुछ तो चांसेस आपका हो जाए। और देखते हैं, कच्छ की खाड़ी, कच्छी हो गया ना, कच्छ की खाड़ी हो गया, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन। अगर आपको यहाँ पर लग रहा हो कि सुंदरबन जो है ना फेमस है आपका किसके लिए, मैंग्रोव्स के लिए, और ये हम पढ़ाए नहीं है, ये पढ़ाए हैं। सुंदरबन में मैंग्रोव्स जो होते हैं, यानी कि कोस्टल रीजन में, तटीय जो क्षेत्र है वहां पर प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, है ना, जो छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं, और इसके बारे में एक आर्टिकल्स भी हम लिए थे, जिसमें हम ये बताए थे मैंग्रोव के बारे में कि ये कार्बन का जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब करना,
ये बड़ा फास्ट करता है, कार्बन को बोल सकते हैं कि CO2 का जो एब्जॉर्प्शन फास्ट, प्लस ये ज़्यादा भी करता है बाकी सारे जो पेड़ के कंपेयर में। तो ये हम पॉइंट हम बोले थे, ट्रॉपिकल रीजन में होता है, दलदली क्षेत्र में भी मैंग्रोव्स हो सकते हैं। कोरल रीफ्स में मैंग्रोव सुंदरबन किसके लिए फेमस है? इसे तो इसे यूनिसेफ सॉरी यूनेस्को जो साइट्स में रखा गया है ना, तो ये आपका यूनेस्को जो धरोहर इसके अंडर में से रखा गया है। तो सुंदरबन मैंग्रोव्स के लिए फेमस है, तो 4 तो आपका होगा नहीं। जब 4 नहीं होगा तो 4 आपका यहाँ पर है, इसको कट कीजिए, ये तो पहले से कट था। अब यहाँ से आपका 1 2 3 1 3 यहाँ हो गया, 3 तो होगा ये कंफर्म है। 2 का हम चेक कर लेते हैं, कच्छ की खाड़ी, यस कच्छ की खाड़ी में भी है और मन्नार की खाड़ी में भी है। तो ये आपका जो है ना, इसमें कहा गया, यस ए का जो आंसर है वो सही होगा, इसमें 1 2 3 सही होगा। मन्नार की खाड़ी हो या कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी के लिए हम ये मैप लगाए थे, ये मन्नार की खाड़ी आपका ये रहा, कहाँ गया, ये नीचे, ठीक है। इसी में आपका जो पाक खाड़ी है, ये आपका ये पोर्शन रहा, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ये सारा हम बात कर रहे हैं। पाक स्ट्रेट भी आपका यहीं पर, स्ट्रेट क्या होता है? एक संकीर्ण बोल सकते हैं, एक नैरो एक वाटर वे होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। पाक वे, एडम ब्रिज भी आपका नीचे ही हो गया, एडम ब्रिज, ठीक है, नीचे वही एडम ब्रिज। तो ये आपका इसके रिगार्डिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। क्या है आर्टिकल्स, ये बात करते हैं। अगला आर्टिकल सी आपका राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, यानी कि जो सुसाइड होते हैं इंडिया में, इवन कि पूरे वर्ल्ड की भी बात करें, लेकिन इसमें बेसिकली फोकस किया गया है इंडिया में, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इंडिया में फोकस ज्यादा होगा। तो इंडिया की बात करेंगे, GS पेपर 1, क्योंकि ये आपका किसका पार्ट है? अर्बेनाइजेशन का सिलेबस। अगर आप पढ़ते होंगे, सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस में अगर इंटरेस्ट आपको नहीं लग रहा है, एक कभी भी आपको लगे ना कि हम यूपीएससी के लिए बने हैं या नहीं बने, तो क्या होता है ना, कुछ कुछ पैरामीटर्स होता है, कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है अपने आप को मापने का। तो आप ये देखिए कि आपको सिलेबस पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर आपको नहीं है तो आप फिर अपना ट्रैक को चेंज कर सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अगर सिलेबस में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात, प्रीवियस क्वेश्चन देखने में एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, मतलब कि आपके लिए जब आर्टिकल्स हम लेके आते हैं ना, तो मेरे हाथ में प्रीवियस क्वेश्चन होते। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ ऐसे भी टॉपिक दे दे जो कि आपकी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे पास जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है, मतलब मेरे पास बंडल में है, कि मेरे पास 2014 से मेरे पास सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो वो भी हार्ड कॉपी, पीडीएफ नहीं, पीडीएफ भी मिल जाते हैं, हार्ड कॉपी। और उसमें कहीं हम नोट्स बना लेते हैं कि ये क्वेश्चंस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आपके लिए आर्टिकल्स बनाते हैं। और वो इतने टाइम्स हम देखते हैं ना, मेरे दिमाग में ये फ्रेम सा आ गया कि ऐसे कोई भी आर्टिकल्स हम उठा ही नहीं सकते जो कि आपके एग्जाम के लिए है। अभी कुछ दिन पहले आप ही में से कोई किसी ने क्वेश्चन किया था कि अग्निपथ जो स्कीम है, क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था। तो अग्निपथ एक जो स्कीम है, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अग्निपथ स्कीम जब हम करवाए थे, तो उस टाइम में हमने ये करवाया कि इंटरनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, आंतरिक सुरक्षा के रिस्पेक्ट में हमने करवाया, ठीक है। टॉपिक वही है, टॉपिक अग्निपथ है, लेकिन उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिलेबस आंतरिक सुरक्षा आपका है, पूरा एक टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस का पार्ट है पेपर 3। तो उस रेस्पेक्ट में तो आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, तो ये कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आपको लग रहा है कि सर ये तो मजाक कर रहे हैं, ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। ये बिल्कुल एक बोल सकते हैं कि बहुत क्रिटिकल, एक गंभीर एक क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो कि आप अपने आप से पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं। सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन, यही आपकी जो ना एक मेन टीचर है। आप और हम, आप और बाकी फैकल्टी, ये सेकेंडरी है, दूसरे में आते हैं। आप जब एक सक्सेस जब अचीव कर लेंगे, तो उस समय आप खुद, मतलब आपसे आपको बोलना नहीं पड़ेगा फैकल्टी की, हमसे आपकी अभी क्या होता है, फैकल्टी से आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, पर्सनली कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो चीज़ें थोड़ा नहीं हो पाता। लेकिन आप जब सक्सेस अचीव कर लेंगे, तो ये वही फैकल्टी आपके पीछे फिर जाएगा। ऐसे भी होता है क्या? ऐसे भी होता है, ठीक है। आप खुद देखते हो कि जब इंटरव्यू, जब रवि सिहाग दृष्टि IAS आपने सुना होगा, वहाँ के लिए उनको 3-4 दिन से पहले बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, पूरा प्यार से बुलाते हैं। आपके जो हेड होते हैं, मतलब कोचिंग्स के, वो आपका वेलकम करते हैं, फिर बुलाते हैं। तो वो चीज़ें दिमाग में रखिए। और इसके लिए जब इतनी बड़ी आपको पोजीशन जब पानी है, तो सेक्रीफाइस तो करना बनता है। नहीं तो छोटी सेक्रीफाइस के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी निकल जाए,
तो हर घर घर में नहीं होगा यूपीएससी। हर 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 एक गांव में आपके यूपीएससी कोई निकल जाएगा। यानी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए इसमें, जो एक्स्ट्रा चाहिए, जो हम बोलते हैं समझ नहीं आता होगा, है ना। अभी यहाँ पर एसएससी लेवल में कुछ चीज़ें आपको बता दें, एसएससी लेवल के लिए, जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उस लेवल का थोड़ा बढ़ा बढ़ा दे, आसान आसान चीज़ें, आपको अच्छा लगेगा। मतलब कुछ लोगों को हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जैसे जो व्यूज है ना, अभी ये डबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे ये मालूम है कि ये आसान हमें आ रहा है, बस हमें वो करने आना है। सीखने के पर्पस में बहुत कम लोग होते हैं, और जो मॉर्निंग की क्लास कर रहे हैं, बिल्कुल ये उनका इंटेंस सीखने का है। तो ये आप अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर ले, ताली हो जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूपीएससी के लेवल का चीज़ जब देखते हैं ना, लगता है कि यार ये छोड़ देते हैं, ये पढ़ लेते हैं। उसे पता ही नहीं कि वही तो पढ़ना है। आंसर राइटिंग अपने इंग्लिश मीडियम चैनल में 3 महीने हम करवाए, 3 महीने डेली, रेगुलर, कभी कभी 2-2 घंटे भी। तो हमने वो डेडिकेट होके पूरा फुल फोकस को हमने हमने वो किया। उसको भी देखेंगे इंग्लिश से भले ही, लेकिन आप देखेंगे एक आइडिया के लिए कि कैसे लिखते हैं एग्जाम में, हमने कैसे लिखा एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम के इन्वायरमेंट में हमने चीज़ों को डील किया है। तो उसको आप प्लीज़ देखिए, या फिर नहीं देखना कोई दिक्कत है, आप 1-2 लेक्चर देख सकते हैं ताकि एक आइडिया लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या, मैं सॉरी, ये क्या रणनीति यहाँ पर बनाई गई है रोकथाम के लिए, खासकर जो सुसाइड होते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाल ही में क्या हुआ कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इनकी ये जो मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। अब ये स्ट्रेटजी एक बनाया गया है खासकर सुसाइड को रोकने के लिए। अब कैसे रोका जाएगा इसमें बात की गई है। तो क्या ऐसे टॉपिक से, क्या आपको हम ये कह सकते हैं कि आपके मेंस के लिए कुछ जो पॉइंट्स है मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। अगर ये टॉपिक नहीं आता तो कुछ पॉइंट क्या मिलते नहीं? हाँ, नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे पॉइंट ही हम यहाँ लाए। अब इस पॉइंट में क्या बात किया गया, यहाँ पर 3 पॉइंट हम बात करेंगे, जो 3 पॉइंट इस स्ट्रेटेजी में, इस रणनीति में बात की गई है। पहला पॉइंट क्या है? 4 पॉइंट, ठीक है। एक ये हो गया 1 2 3 4। आपने से नीचे वाला भी था, उसको कर दीजिए। चलिए 5। तो ये 5 पॉइंट जो है ना, आप अपने मेंस में अगर लिख देंगे इसे पॉइंट को टू डिट्टो लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। डिट्टो इज एम आर है का कि ये सब चीजें ना यूज नहीं, कमी होता है आपकी यूपी से मेंस में। आपने देखा टॉपोस्कोपी, टॉपोस्कोपी देखा कीजिए। ये जब हम बोलते हैं ना आपको, आप इसको सीरियसली लिया कीजिए। देखिए एक तो चीज, अगर आप भी आपको इस क्लास में एक थंबनेल ऐसे बना दे, श्रद्धा मर्डर केस के बारे में सनसनी खुलासा, अब ये चीजें गड़ी मुर्दे उखड़ना स्टार्ट हुए हैं, ऐसे थंबनेल बना के लगवा देना, तो अभी मेरी गारंटी कि 100+ व्यू चले जाएंगे लाइव वॉचिंग, 100+। और एक दिन के बाद में इसका जो व्यूज होगा ना, वो हो सकता है कि 5-10 हज़ार 20 हज़ार लाखों पहुंच जाए। लेकिन अगर ये करके, या कुछ ऐसे पॉलिटिक्स वाला कुछ खबरें सुना दे आपको जो हमें मजा आए, ठीक है, आपकी यूपीएससी हो जाए वो तो आप, हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसमें बच्चे ज़्यादा अटेंशन देते हैं। क्यों? वो चीज़ें मज़ा आता है, यूपीएससी चीज़ें पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो जब आपको यूपीएससी कंटेंट पढ़ने में मज़ा आना स्टार्ट हो जाए, तो सोचिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, और अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस लेके आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट लेके। यही है कि थोड़ा सा टाइम लगता है ना। चलिए, तो पहले में ही बोला गया आत्महत्या मृत्यु दर जो ना, ये इसमें नहीं सॉरी, इसमें 4 ही है, इसमें 4 ही है, लेकिन इसमें यहाँ से स्टार्ट है। हमें भी लगा यहाँ 4 तो लिखे थे, ठीक है, 3 4। क्या रणनीति बनाई गई है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है सुसाइड रोकने के लिए? देखते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट बोला गया, एक टारगेट रखा गया कि हम ये जो रणनीति में सुसाइडल जो टेंडेंसी है, जो सुसाइड होते हैं और सुसाइड से जो डेथ होती है, उससे हमें रोकना है कितना। तो अभी जितना हो रहा है, सपोज कीजिए अभी 100 हो रहा है, 100 हो रहा है, तो इसे 2030 तक में, यानी कि अभी से 8 साल के बाद तक में, हमें 10%, यानी कि 100 अभी हो रहा है तो 90 करना है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको, आप खुद सोचिए कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म आपका रणनीति है। आप 8 साल में ओनली 10 ही सुसाइड की जो केसेस है, जो एक्टिविटी आप रोक पाएंगे, ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। हमें ये अच्छा नहीं लगा, आप पर्सनल भी बता रहे हैं। क्योंकि 2030 तक में 10% तक मृत्यु जो दर है ना, खासकर आत्महत्या से, ये काम करना, ये कुछ हमें जमी नहीं। और पता नहीं कौन सी, जो इनके जो इंटेलेक्चुअल्स या जो पॉलिसी मेकर्स जो होंगे, रणनीति बनाने वाले, कौन बैठेंगे पता नहीं।
हो सकता है कि उस दिन बर्गर खा के गए होंगे, दिमाग नहीं चला होगा। तो ये चीजें कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये जो है ना, ये बहुत एक लॉन्ग टर्म गोल है। ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग इसको और भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कम से कम 30%, 40%, चलो 50 ना सही, लेकिन 30-40% ये सही होता है इस टाइम तक। 10% फर्स्ट कि इस स्ट्रेटजी में क्या क्या इसमें हो सकता है। तो इसमें ये बोला गया है, कुछ साल में यानी 2 से 3 साल में हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाएंगे। इनकी इफेक्टिव सर्विलियंस मैकेनिज्म, वो क्या करेगा, वो ये देखिए, अब सर्विलियंस बोला, निगरानी बोला गया, मतलब ये चीजें मॉनिटर करेगी कि कौन सा जो पर्सन है या कौन सा ग्रुप जो कि अभी बिल्कुल डिप्रेशन के कंडीशन में है और वो सुसाइड वो कर सकता है, कुछ चांसेस बनते हैं, तो सर्विलेंस करेगा, निगरानी रखेगा। लेकिन हमें भी ये लगता है इसमें बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं। कैसे रखेगा, एक पर्सनल की एक्टिविटी को देख के वो प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं, ये बात की गई, अब कैसे किया जाएगा अब ये लोग जाने, लेकिन ये तो हमें प्रैक्टिकली कम लग रहा है। सेकंड में यहाँ पर ये है कि मनोरोग बाह्य रोगी विभाग, देखिए ये हमें अच्छा स्टेप लगा कि जो भी एक बोलते हैं साइकेट्रिक 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 जो होता है, ये बोलने तो हमें भी दिक्कत होती है साइकेट्रिक, तो ये जो साइकेट्रिक होती है, ये इसके रिगार्डिंग एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। जो ऐसे पेशेंट हैं जो कि सुसाइडल टेंडेंसी को का वो शिकार होते हैं और सुसाइड वो करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें साइकेट्रिक हो गए, और वो बेसिकली वो इस चीज में फोकस करेंगे कि कौन से जो पर्सन है, कौन से इस तरह का जो पेशेंट है, जो बीमार रोगी है, जो सुसाइड अटैक वो कर सकता है। तो इसके लिए एक ये स्टेप हमें सही लगा। सेकंड जो आपका बोला गया, थर्ड में यानी बोल सकते हैं कि मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को एकीकृत करना। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट के हर कॉलेज एंड स्कूल्स में यस स्कूल्स में आपको मालूम है कि क्लास 10 के जो स्टूडेंट होते हैं, स्कूल ही होता है ना वो, जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इवन क्लास 9 के स्टूडेंट ने भी सुसाइड किया है, तो रिजल्ट के सही ना होने से, पास फेल होने से अगर कोई सुसाइड करता है, तो इसके लिए भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी इस चीज को एक पाठ्यक्रम में यानी कि क्यूरिकुलम में इसको ऐड किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, इसको एकीकृत किया जाएगा। ये एक अच्छी बात है। जैसे हमें मालूम है, जब हम क्लास 8 या 9 में थे, तो उस समय हमारे क्लास में एक छोटा सा सिलेबस था, एक बुक थी, उसका भी कुछ मार्क्स थे 50 नंबर के, नैतिक शिक्षा। हिंदी मीडियम मेरी शिक्षा हुई है ना। ये अलग बात है कि समय की मार और जो कंपटीशन इतनी तेज रही कि हमें यूपीएससी करना पड़ा इंग्लिश मीडियम में। और यूपीएससी नहीं, इसके पहले भी जो ग्रेजुएशन जो हम किए, फिजिक्स ऑनर्स मेरा है, फिजिक्स से हमने किया है, और मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सी अच्छी। हमने इसमें बीएससी की है, ठीक है। और मेरा इधर जो इसके बाद हमने जो पूरी पढ़ाई की ना, यानी बीएससी क्लास 12 से लेकर मेरी पूरी इंग्लिश मीडियम रही, लेकिन क्लास 10 तक जो मेरी मीडियम थी वो हिंदी मीडियम थी, और वो भी क्लास में रैंक 1। और वो अभी फिर हिंदी में थोड़ा बहुत अपने हाथ और पैर को जमा रहे हैं इस क्लास के मीडियम से। तो यहाँ पर एक नैतिक शिक्षा वो हम जो बोले वो चीज होती थी, उसी तरीके से अब ये छोटा कुछ 50 मार्क्स के या फिर कुछ 50 मार्क्स नहीं बोल सकते, एक क्यूरिकुलम होगा जो कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपको ये प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा, प्लस इसमें थ्योरी भी होगा, और आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि यस ऐसे भी एक्टिविटी जब होती है तो इसे नहीं करना है। तो एक होता है ना कि ये सुसाइड वाली कंडीशन है, ऐसे में सुसाइड वाली जो टेंडेंसी वो आ सकती है, तो इसे हमें ठीक कैसे करना है। सिंपल सी बात है, आपको यहीं से आपको थोड़ी बहुत यूपीएससी की कुछ ट्रेनिंग मिल जाती है, कुछ एथिकल डायलेमा आपको जो होती है उसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। दिशा निर्देश दिए जाएंगे किसके लिए, तो जिम्मेदार जो मीडिया है ना रिपोर्टिंग करने के लिए। अब मीडिया क्या करती है कि अगर कोई सुसाइड टेंडेंसी, कोई भी सुसाइड किया है, तो उसके स्टोरी को पूरा इंटरप्रेट करके इधर से उधर करके वो चीजें बताती है आपको। तो उनकी रिपोर्टिंग को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार एक उनकी जवाबदेही भी तय करेगी कि आप यहाँ की बातें वहां न करें, आपकी भी कुछ जिम्मेवारी है, आप उस चीज को सही तरीके से निभाइए, है ना। तो ये कुछ पॉइंट बातें की गई है, और ऐसे पॉइंट को आप लिख सकते हैं मेंस में, बहुत अच्छा पॉइंट है। हमें बस ये मत लिखना, ठीक है, ये सही है, ये सही है, यहाँ सही है, हमें ये पॉइंट तो सही नहीं लगा, ठीक है, लेकिन हाँ इसको बोल निगरानी तंत्र लिख सकते हैं, लेकिन हमें लगता है प्रैक्टिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब हमें नहीं लगता है प्रैक्टिकली तो लिखने का लिख ये बीच में लिखेगा, ज्यादा दिखे नहीं, ठीक है। कारण क्या होते हैं किस चीज का, सुसाइड का,
सुसाइड के रीजन क्या होते हैं? तो सुसाइड के रीजन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जितने भी सुसाइड होते हैं ना, एक रीजन यहाँ पर नहीं है, तीन तीन रीजन है। तो कौन सा रीजन है? एक तो फैमिली रीजन, एक तो फैमिली, एक डिजीज का है, बीमारी का है, थर्ड में आपका है जो मैरिज रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है, जो भी समस्या है उसमें, विवाह संबंधित जो समस्या। तीन यहाँ पर रीजन है, तीनों रीजन का जो परसेंटेज है, तीनों रीजन की जो रेशियो है, ये आपका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल की ये देखा गया कि जो फैमिली है, फैमिली प्रेशर इतना होता है किसी के ऊपर। फैमिली प्रेशर में आपका ये भी आ जाए कि आप पढ़ने का प्रेशर हो गया, फैमिली में किसी बन नहीं रही है, ठीक है। मैरिज तो अलग से है, मैरिज का अलग से, कुछ लोग आज के टाइम की शादी का प्रेशर है, लड़का हो चाहे लड़की हो, एक मैरिज का प्रेशर है। तो ये चीजें भी जब देखी जाती है तो इसके परसेंटेज है लेकिन बहुत कम है, 4.8%। लेकिन यहाँ एक वर्ड है फैमिली, यहाँ जो प्रेशर है, फैमिली प्रेशर में आपका स्टडी का हो गया, फैमिली प्रेशर में यहाँ आपका और भी चीज, जैसे कि आप का जो ये आपकी जो थॉट है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी फैमिली के किसी भी पर्सन से नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि सास और बहू के बीच में भी चीजें मिलती नहीं है, या फिर आपका जो जो फादर इन लॉ हो गया, ठीक है, उसके बीच नहीं मिलती है। बहुत सारा इशू होता है कि मतलब आपकी थॉट नहीं मिलती, भाई भाई से नहीं मिल रहा है, भाई का पत्नी से नहीं मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं, और ये फैमिली इशू जो होता है ना, अल्टीमेटली कहाँ कन्वर्ट होता है? तो सुसाइड में। 33%, 33.2%, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस टॉपिक के जरिए आपको हम कहीं ना कहीं एक अलर्ट भी कर रहे हैं, और एक मतलब अवेयरनेस भी हम चाहते हैं आपके अंदर एक हो, कि कुछ भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, ये भी कंडीशन कहीं ना कहीं ये फैक्चुअल है, ऐसा नहीं कि ऐसे बना दिया गया, डेटा अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो ऐसी कभी टेंडेंसी आती है तो इस चीज से थोड़ा बचने की कोशिश करें। एग्जाम का ही प्रेशर वो एक होता है। बीमारी से भी कुछ लोगों की ऐसी बीमारी होती है कि वो लोग चाहते हैं कि यार अब आगे ना, मतलब कंटिन्यू करना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा कि आप डॉक्टर्स को देना या फिर कहीं पेशेंट के फॉर्म में बेड हॉस्पिटल को प्रोवाइड करना, इससे अच्छा कि अपना सुसाइड कर ले, वो सही रहता है। तो ऐसे भी नंबर देखिए 18%, मतलब आप ये बोलिए कि जस्ट हाफ ऑफ द जो फैमिली आपका कंसर्न है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर लास्ट में मैरिज का है। अब इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हमें लगता है अभी इस टाइम में हमें लेटेस्ट डेटा का निकाल लिया, अभी 2022 का करंट है, तो हमें लगता है कि मैरिज का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नौकरी की एक मारामारी है, प्लस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें भी अब सही एक दिशा नहीं मिलती है, जॉब से भी नहीं मिलता है, राइट टाइमों से जॉब नहीं मिलती है। ये बड़ा एक इशू होता है। इसके लिए ये नंबर कहीं बढ़ ना जाए, हमें टेंशन इसी इसी बात का है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप भी कमेंट कर देना कि जो मैरिज रिलेटेड जो चैलेंजेस है, जो समस्या है, इसमें इसके परसेंटेज क्या मतलब घटने चाहिए, बढ़ने चाहिए, प्रैक्टिकली बताइएगा, ठीक है। चलिए एक टॉपिक देख लेते, हो जाएगा एक टॉपिक। नहीं नहीं, ऐसे यहीं तक तो है, इसको देख लेते फिर इसके बाद वाइंड अप कर देंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र अभी 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग ये आपका नंबर 1 में है, नंबर 1 में सुसाइडल एक्टिविटी के मामले में। लेकिन यहाँ पर सरकार ने, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, और उस स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप्स है वो किरण है। और किरण कोई नाम नहीं, किरण एक एक स्टेप है। और इस स्टेप्स में सरकार ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है, इंश्योर की है कि जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है, सुसाइड जो किए जाते हैं, इवन की खासकर फीमेल के साइड से भी, ठीक है, तो वो एक्टिविटी को रोकना, उसको उसके ऊपर रोक लगाना, इसका एक सबसे बड़ा एक उद्देश्य है। सेकंड में यहाँ पर एक अधिनियम है, और उस अधिनियम के बेसिकली इसमें ये फोकस किया गया कि जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, यानी कि जो मेंटल जो एक वीकनेस होती है, या मेंटल जो आपका जो एक डिजीज होता है, और उस मेंटल डिजीज को कहीं ना कहीं आगे चल कर कन्वर्ट होता है सुसाइडल टेंडेंसी में, इसी रोकने के लिए अधिनियम भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये अधिनियम 2017 का एक मनोदर्पण पहल भी है। मनोदर्पण पहल आपने सुना भी होगा, जब कोविड-19 जब आया था 2000 जब 20 में जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम में ये आपका स्टार्ट हुआ था। और ये इसलिए लाया गया था क्योंकि इस टाइम में जो बच्चे थे, ठीक है, और वैसे लोग जो लोग माइग्रेट करके जो लोग कहीं शहर से जो गांव जा रहे थे, ठीक है, उनके लिए बेरोजगारी का सबसे बड़ा इशू था। एक ये चिंता थी कि बाहर भी नहीं निकलना है, और खाने पीने की चीजें भी हमें घर पे ये करनी पड़ी है। गरीबी और बोल सकते हैं भुखमरी की एक सिचुएशन सी खड़ी हो गई थी, और उसी बीच में ये तो था ही, ठीक है, जो खाने पीने, लेकिन मेंटल एक बीमारी, एक बोल सकते हैं कि मेंटल इलनेस बोल सकते हैं, वो स्थिति क्रिएट हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग को ये मानना था कि
ये अब क्या होगा। कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो कि मतलब एक कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट सांस, मतलब एक वायरस के थ्रू जब फैलती है, तो खाने पीने की चीज़ तो ये समस्या तो होती है, लेकिन इसके अलावा भी जो भी एक बोलते हैं ना कि आपकी जो मानसिक बीमारी है, ये भी कहीं न कहीं एक बढ़ने के एक कारण होता है। तो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, इस टाइम में कहीं न कहीं आप देखें हर लोग सफ़र कर रहे थे हर तरीके से। तो इसके लिए मनोदर्पण निकाला गया था कोविड-19 के दौरान, इसी बीच में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड एनसीआरबी रिकॉर्ड के जरिए, देखिए ये जो आपका ये क्या बोलते हैं, ये कौन से पॉइंट डिस्कस किए, इस सुसाइड के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में जो रिपोर्ट तैयार करती है ना कि सुसाइड कितने हुए कितने नहीं हुए, तो ये रिपोर्ट तैयार कौन करती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 1986 से ये करती आ रही है, ठीक है। जितनी अपराध सुसाइड भी एक अपराध ही है, तो ये भी यही रिपोर्ट निकालती है। और ये किसके अंडर में काम करती है, ये काम करती है गृह मंत्रालय के अंडर में, ये काम करती है बॉडी, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करती है, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं। ऐसे टॉपिक तो चाहेंगे देख देख ले कितना बड़ा है ये, छोटा सा है, कर लेते हैं फटाक से। तो देख लेते हैं, नेटवर्क तैयारी सूचकांक 2022 है ये, और देख लेते हैं इसमें ये क्या टॉपिक है। देखिए अगर आपने ये सुना होगा नेटवर्क, मोबाइल के नेटवर्क सुने होंगे, चलिए कोई नहीं, अगर इतना सुने होंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो नेटवर्क जो है ना उसी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क यहाँ पर इसका जो रेंज है थोड़ा बड़ा है। किसके बारे में हम बात करेंगे अभी, जीएस पेपर 3 में आपका आएगा, साइंस एंड टेक का ये पार्ट होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं। हाल ही में क्या हुआ कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 यानी कि एनआरआई 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्थिति में अपनी स्थिति में, या ऐसा करते हैं इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, हमें लग रहा है कि टाइम लग जाएगा, ठीक है टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा आपको बताना भी है, एडवर्ट वे करना है, तो इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमें टाइम की पाबंदी है। तो इसको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है, ताकि जल्दबाजी ना हो। मेरे पास टॉपिक बहुत सारे हैं, आपको हम बस एक बार दिखाते हैं। इस टॉपिक तो हम आपके लिए बहुत सारे लेके हम आते हैं, लेकिन ये कि हाँ, लेकिन ये कि इसको कल करेंगे। ये रहा आपके लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो एग्जाम पोस्ट सिलेक्शन मिला, ये आपके लिए स्टार्ट हुआ है, और इसकी एक डेट जो ना वो बड़ा लिमिटेड डेट है, 27 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। 75% डिस्काउंट इसमें, जो कि इसमें आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ता है, एग्जाम 75। इसमें आपके पास जो बुक्स है ये आपको प्रोवाइड की जाते हैं। रही बात कोर्सेज के बारे में, तो ये कोर्सेज आपको यहाँ पर अभी मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो कूपन कोड है एग्जाम बोर्ड 75, ठीक है, कहा गया यस, एग्जाम 75, ये कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कोर्स आपके पास मल्टीपल कोर्स है, हम यहाँ देख सकते हैं। सऊदी जो बैच है ये हो गया, एक ऑप्शनल बैच के लिए हो गया, PSIR के लिए, हिंदी लिटरेचर हो गया, प्लस यहाँ पर ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हो गई, यहाँ पर आपका NCERT बैच हो गया, फिर आपका सर्वोदय, ये आपका हो गया EMI के जरिए। तो ये सारे सबके प्राइस है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और ये आपका हो गया, इसका बुक्स का हो गया, ठीक है, ये आपका सॉरी ये आपका कॉम्बो हो गया, ठीक है, ये आपका कॉम्बो हो गया, ये कॉम्बो बेच हो गया। तो ये कॉम्बो बेच के लिए अलग से आप पूरा आप इस प्राइस में अवेल कर सकते हैं, जो कि टोटल प्राइस है, ठीक है, इसके चार मिला के वन प्राइस में, ठीक है। ये रहा एप्लीकेशन। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो आप एग्जामपुर को डाउनलोड करने के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे एग्जामपुर, तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप। इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, नाम को रजिस्टर करेंगे, और इस तरीके से सारे फीचर्स जो एग्जामपुर आपको प्रोवाइड करता है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ अनलिमिटेड पेज की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बात करें, सॉल्व वो भी, और स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें, फ्री PDFs, स्ट्रक्चर्ड पेज कोर्सेज, जॉब्स अलर्ट्स, ये आपको यहाँ मिल जाते हैं। फिर भी कुछ डाउट होता है मन में, कुछ डाउट्स कुछ क्वेरीज, तो आप उसके लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9873 111 552 में। कभी कॉल ना लगे, बिजी आए, तो आप इस कंडीशन में इस नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट कर ले, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो आपसे डाउट पूछना आपको, जो आप ऑफलाइन कमेंट में पूछना, ताकि हम वो देखते भी है और उसके रिगार्डिंग हम एक्शन भी लेते हैं अगले क्लास में। तो फीडबैक देना ना भूले, क्लास कैसी लगी, अच्छी बुरी दोनों लिखना है, बुरा लगा तो भी लिखना है आपको, बुरा के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीडबैक देना है।
ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।